प्रश्न 6, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? व्याख्या। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है, नगरपालिकाओं का उल्लेख भाग 9 में किया गया है तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग 15 में वर्णित हैं। संघ राज्य क्षेत्र का विषय वर्तमान संविधान के भाग 8 में आता है। संविधान का भाग 7 राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व भाग बी राज्यों से संबंधित था, जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसलिए संघ राज्य क्षेत्र और भाग 7 का युग्म गलत है। स्मरणीय तथ्य, संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान संविधान के भाग 8 में वर्णित है। प्रश्न 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। व्याख्या। भारतीय संविधान के विभिन्न भागों का संबंध अलग अलग विषयों से है। भाग 9 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करता है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 का नगरपालिकाओं से संबंधित है, जिसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इन भागों का ज्ञान संविधान की संरचना को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मरणीय तथ्य, भाग 9 पंचायती राज और भाग 9 का नगरपालिकाओं से संबंधित है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? व्याख्या। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। नगरपालिकाओं का वर्णन भाग 9 में है। सहकारी समितियों के लिए 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। वहीं अधिकरणों की व्यवस्था संविधान के भाग 14 में की गई है। इसलिए अधिकरण और भाग 10 का युग्म गलत सुमेलित माना जाता है। भाग 10 वास्तव में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। स्मरणीय तथ्य, अधिकरणों का उल्लेख संविधान के भाग 14 में किया गया है। प्रश्न 9, हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने की परिकल्पना की गई है? व्याख्या। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसमें ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। हालांकि छोटे राज्यों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। ये संशोधन ग्रामीण स्वशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। स्मरणीय तथ्य, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 में हैं। प्रश्न 10, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। व्याख्या। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं और ये नागरिकों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा करते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णित हैं और नागरिकों के दायित्वों को दर्शाते हैं। संघ से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में दिए गए हैं। आपातोपबंध संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं, जिनमें राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था शामिल है। संविधान के भागों और विषयों का यह संबंध परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। स्मरणीय तथ्य, मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में, संघ भाग 5 में और आपातकाल भाग 18 में वर्णित है। प्रश्न 3, भारत की संघात्मक व्यवस्था या संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? व्याख्या। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा मुख्य रूप से कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, किंतु केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यह विशेषता कनाडाई संघवाद से मेल खाती है। संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान इसी संघीय ढांचे को सुदृढ़ करता है। भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय या सहकारी संघवाद भी कहा जाता है। स्मरणीय तथ्य, भारत की संघीय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत कनाडा का संविधान है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किस स्रोत से प्राप्त की गई है? व्याख्या। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 से ग्रहण की गई है, जिसे वर्तमान में कनाडा के संविधान का आधार माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इस अभिव्यक्ति का उद्देश्य ये स्पष्ट करना था कि भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। स्मरणीय तथ्य, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न 5, भारतीय संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की थी? व्याख्या। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो सामान्यतः केंद्रीय कानून को प्राथमिकता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ये व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देती है। स्मरणीय तथ्य, समवर्ती सूची का स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है?
व्याख्या। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी शासन संचालन के लिए मूलभूत मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्मरणीय तथ्य। नीति निदेशक तत्वों का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। प्रश्न 7। राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुपात तथा सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस उदाहरण से प्रभावित हुए थे? व्याख्या। राज्यसभा की संरचना पर आयरलैंड के संविधान का प्रभाव माना जाता है। आयरलैंड में उच्च सदन के गठन में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को नामित करने की शक्ति दी गई है। स्मरणीय तथ्य। राज्यसभा में नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड से प्रेरित है। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्याख्या। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान अनेक देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं, जबकि अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा के संविधान से ली गई हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं, जो कनाडाई व्यवस्था की विशेषता है। स्मरणीय तथ्य। अवशिष्ट शक्तियों का स्रोत कनाडा का संविधान है। प्रश्न 9। सूची 1 तथा सूची 2 का सही सुमेलन कीजिए। व्याख्या। विधि का शासन की अवधारणा इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। इसका अर्थ है कि कानून सर्वोच्च होगा और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने की व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। विस्तृत समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये सभी स्रोत भारतीय संविधान की मिश्रित और समन्वित प्रकृति को दर्शाते हैं। स्मरणीय तथ्य। विधि का शासन इंग्लैंड से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। प्रश्न 10। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। व्याख्या। भारतीय संविधान में प्रारंभिक रूप से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। स्मरणीय तथ्य। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न 11। कथन और कारण के आधार पर सही उत्तर चुनिए। व्याख्या। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। इसके निर्माण में विभिन्न देशों के संविधानों से उपयोगी प्रावधान ग्रहण किए गए। मौलिक अधिकारों का अध्याय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। हालांकि भारतीय संविधान के विस्तृत होने का कारण केवल मौलिक अधिकार नहीं है। इसके विस्तृत स्वरूप के पीछे संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के संबंध, अनुसूचियां, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक व्यवस्था और विविध सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। इसलिए दोनों कथन सही हैं, किंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं करता। स्मरणीय तथ्य। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। प्रश्न 1। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? व्याख्या। भारतीय संविधान को मूल रूप से 22 भागों में विभाजित किया गया था। समय समय पर हुए संविधान संशोधनों द्वारा इसमें नए भाग जोड़े गए। वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। इनमें संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, केंद्र और राज्य संबंध, न्यायपालिका, चुनाव तथा संविधान संशोधन जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। संविधान की संरचना को व्यवस्थित रूप देने के लिए भागों में विभाजन किया गया है। स्मरणीय तथ्य। वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्याख्या। भारतीय संविधान के विभिन्न विषय अलग अलग भागों में वर्णित हैं। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। राज्य का उल्लेख भाग 6 में किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क में है, न कि भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसलिए मौलिक कर्तव्य और भाग 4 का युग्म गलत माना जाएगा। स्मरणीय तथ्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में और नीति निदेशक तत्व भाग 4 में हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? व्याख्या। भारतीय संविधान के भागों और उनके विषयों का ज्ञान परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है।
भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। भाग 5 संघ से संबंधित है, इसलिए संविधान का 5वां भाग और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का युग्म गलत है, जबकि संविधान का 4था का भाग और मौलिक कर्तव्य का युग्म सही है। स्मरणीय तथ्य: भाग 4 का केवल मौलिक कर्तव्यों के लिए समर्पित है। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के भाग और उनके विषयों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? व्याख्या: संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 6 राज्यों की शासन व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और राज्य न्यायपालिका का वर्णन है। नगरपालिकाओं का उल्लेख भाग 9 में किया गया है, जबकि भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, इसलिए भाग 11 और नगरपालिकाओं का युग्म गलत सुमेलित माना जाता है। ये प्रश्न संविधान के भागों के व्यवस्थित अध्ययन पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य: नगरपालिकाएं भाग 9 में और पंचायती राज भाग 9 में वर्णित हैं। प्रश्न 5, संविधान में उल्लिखित विषयों का सही क्रम क्या है? व्याख्या: संविधान के भागों का क्रम जानना परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में है। नागरिकता भाग 2 में वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्यों को बाद में भाग 4 में जोड़ा गया, इसलिए सही क्रम संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व और अंत में मौलिक कर्तव्य होगा। ये संविधान की मूल संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्मरणीय तथ्य: भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 4 नीति निदेशक तत्व और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। प्रश्न 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। व्याख्या: संविधान सभा की विभिन्न समितियों ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इन समितियों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके संविधान सभा को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। स्मरणीय तथ्य: प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? व्याख्या: संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। समिति का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और सुझावों का अध्ययन कर संविधान का मसौदा तैयार किया। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। स्मरणीय तथ्य: 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने। प्रश्न 3, डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? व्याख्या: प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे तथा उनके अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य शामिल थे। इनमें N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान प्रमुख थे। बाद में कुछ सदस्यों के स्थान पर नए सदस्य भी नियुक्त किए गए। इस समिति ने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया। स्मरणीय तथ्य: प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न 4, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? व्याख्या: संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव पारित कर प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति को संविधान का विधिक और तकनीकी प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति ने लगभग 2.5 वर्षों तक कार्य करके संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। स्मरणीय तथ्य: प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रश्न 5, संविधान निर्माण परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? व्याख्या: संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अंतिम स्वरूप का निर्धारण करने के लिए झंडा समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। समिति ने विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करने के बाद वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने की सिफारिश की। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्मरणीय तथ्य: राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। प्रश्न 1, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है। व्याख्या: भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने भी उद्देशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उद्देशिका संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल दर्शन को व्यक्त करती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का उल्लेख किया गया है। स्मरणीय तथ्य: भारतीय संविधान की उद्देशिका पर अमेरिका के संविधान और नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव है। प्रश्न 2, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? व्याख्या:
न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकें। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। स्मरणीय तथ्य: भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा अमेरिका से ली गई है।